आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो जानेंगे कि फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे क्या सामाजिक परिस्थितियाँ थी, आर्थिक परिस्थितियाँ थी, फ्रांसीसी जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही थी, दार्शनिकों का क्या योगदान था, राजनीतिक कारण क्या थे। ये सब कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। सबसे पहले हम सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ, वहाँ पर सामंतवाद की प्रथा थी जो 3 वर्गों में विभक्त थी: प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तीसरे वर्ग। प्रथम एस्टेट में पादरी आते थे, दूसरे में कुलीन, तीसरे में व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आते थे। ये केवल तृतीय एस्टेट ही था जो सभी कर देने को बाध्य था, यानी कि जो तीसरे वर्ग में जो व्यापारी, व्यवसायी शामिल थे, किसान थे, कारीगर थे, भूमिहीन थे, वो ही कर दे सकते थे, जो कि पादरी या कुलीन वर्ग के लोगों को सरकार को कर देने से छूट प्राप्त थी। तो इससे तो लोगों में गुस्सा पैदा होगा कि कुछ लोगों को कर देना पड़ रहा है और कुछ लोग कर देने से बिल्कुल ही आज़ाद हैं। तो ये ऐसी फ्रांस की सामाजिक परिस्थिति थी। सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को चर्च को भी कर देना पड़ता था। तो किसानों को 2 बार कर देना पड़ता था, चर्च को भी कर देना पड़ रहा है, सरकार को भी कर देना पड़ रहा है। तो यह एक अन्यायपूर्ण स्थिति थी जिसने तृतीय एस्टेट के सदस्यों में असंतोष की भावना को बढ़ावा दिया। अब हम बात करेंगे आर्थिक परिस्थितियों की। आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी? सन 1774 में बूबू राजवंश का लुई 16 फ्रांस के सिंहासन पर बैठा। तो उस समय जो फ्रांस की क्रांति हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी वहाँ पर सिंहासन पर कौन बैठा था? वहाँ पर लुई 16 सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसने ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से शादी की। सत्तारूढ़ होने पर उसे शाही खजाना खाली मिला। ये प्रश्न आता है, यूजीसी नेट में पूछा गया था कि जब लुई 16 सिंहासन पर बैठता है तो उसे शाही खजाना भरा मिला था, खाली मिला था। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो ये बूबू राजवंश का लुई 16 फ्रांस के सिंहासन पर बैठा हुआ था। बूबू राजवंश। सत्तारूढ़ होने पर से शाही खजाना खाली मिला। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय को चलाने जैसे अपने खर्चों के लिए सरकार कर बढ़ाएगी। खर्चे पूरे करने के लिए सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है, वो कर बढ़ाएगी। कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को एस्टेट के जनरल की सभा बुलाई। प्रत्येक एस्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई। तृतीय एस्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया तथा तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि सदस्य सभा से वॉकआउट कर गए। जो तृतीय एस्टेट में जो व्यापारी, जो किसान शामिल थे, मजदूर शामिल थे, जिनको कर देना पड़ रहा था, वो तो सम्राट के फैसले का विरोध कर रहे थे। तो ये थी आर्थिक परिस्थितियाँ। तो हमने आपको बताया सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि
जो तृतीय स्टेट में कारीगर भूमिहीन मजदूर शामिल थे, उनको कर ज़्यादा देना पड़ रहा था। और आर्थिक परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि लुई 16 आता है, शासन खाली पड़ा हुआ है, तो कर लगाएगी सरकार को, खजाना भरने के लिए कर की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार से, क्या वजह था कि जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही थी। फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण इस समय खाद्यान्न की मांग बढ़ गई थी। जनसंख्या बढ़ रही थी, खाद्यान्न की कमी थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पाव रोटी, अधिकतर के भोजन का मुख्य भाग के पाव बढ़ गए। बढ़ती कीमतों और मजदूरी के कारण, अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतर जनसंख्या जीविका के आधारभूत साधन भी वह नहीं कर सकती थी। इससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया। अमीर और गरीब के मध्य दूरी बढ़ गई। मतलब उस समय फ्रांस की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही थी, अमीर और गरीब के बीच दूरियां बढ़ रही थी। तो उस समय की ये परिस्थितियाँ थी जिसने कि फ्रांसीसी की क्रांति को जन्म दिया। अब हम आगे देखते हैं दार्शनिकों ने किस प्रकार योगदान दिया। दार्शनिकों का योगदान। 18वीं शताब्दी के दौरान मध्यम वर्ग शिक्षित या धनी बनकर उभरा। 18वीं शताब्दी के क्या हुआ कि मध्यम वर्ग शिक्षित हो गया, धनी भी हो गया। सामंती समाज द्वारा प्रचारित विशेष अधिकार प्रणाली उनके हितों के विरुद्ध थी। जो शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग उभर रहा था, तो उस समय समाज में जो सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी वो तो इनके विरुद्ध थी। क्यों? शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के सदस्यों की पहुंच फ्रांसीसी व अंग्रेज राजनीतिक सामाजिक दार्शनिकों द्वारा सुझाए गए समानता व आज़ादी के विभिन्न विचारों तक थी। ये विचार सैलून एवं कॉफ़ी घरों में जनसाधारण के बीच चर्चा और वाद विवाद के फलस्वरूप पुस्तकों, अखबारों के द्वारा लोकप्रिय हो गए। अब ये जो मध्य वर्ग था, ये पढ़ा लिखा था, तो ये जो फ्रांसीसी व अंग्रेज राजनीति सामाजिक दार्शनिकों जो समानता की बात करने लगे थे, आज़ादी की बात बताने लगे थे, तो ये क्या है, जनसाधारण तक इनकी बात पहुंचने लगी थी। दार्शनिकों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, अभी महत्वपूर्ण है, ये दार्शनिक थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवीय सिद्धांत को नकार दिया। दैवीय सिद्धांत होता है कि जो भी सम्राट फैसला लेगा वही आखिरी फैसला माना जाएगा, कोई उस फैसले के खिलाफ विरोध नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो दार्शनिकों ने समानता की बात की, आज़ादी के विभिन्न विचार रखे, ये जनसाधारण तक इनके विचार पहुंचने लगे। और इस प्रकार जो जॉन लॉक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने राजा के दैवीय सिद्धांत को भी नकार दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे राजनीतिक क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। राजनीतिक कारण, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराबियो आबेसिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। जो किसान मजदूर शामिल थे, इन्होंने क्या किया कि मिराबियो आबेसिए, तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है कि मिराबियो और आबेसिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। शपथ ली कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने और सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। जिस समय राष्ट्रीय सभा संविधान का मसौदा बनाने में व्यस्त थी, उस दौरान सामंतों को विस्थापित करने के लिए बहुत से स्थानीय विद्रोह हुए। इसी बीच खाद्य संकट गहरा गया, जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। 14 जुलाई को सम्राट ने सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दिए।
इसके उत्तर में, इसके जवाब में सैकड़ों पुरुषों महिलाओं ने स्वयं की टुकड़ियाँ बना ली। ऐसे ही लोगों की एक सेना बास्तिल किले की जेल सम्राट की शक्तियों का प्रतीक में जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। अब आगे बढ़ते हैं। सम्राट लुई 16वें व उसकी रानी मेरी एंतानेत ने अपने विलासितापूर्ण जीवन वह खर्चीले तौर तरीकों पर काफ़ी धन बर्बाद किया। किस प्रकार सम्राट लुई और उसकी पत्नी भी जिम्मेवार थी। उच्च पद आमतौर पर बेचे जाते थे। पूरा प्रशासन भ्रष्ट था। प्रत्येक विभाग के अपने ही कानून थे। किसी एक समान प्रणाली के अभाव में चारों ओर भ्रम का वातावरण था। लोग प्रशासन की इस दूषित प्रणाली से तंग आ चुके थे और इसे बदलना चाहते थे। तो हमने आपको आज पढ़ाया है कि फ्रांस की क्रांति के पीछे क्या कारण थे। हमने सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सम्राट लुई कहाँ तक जिम्मेवार था इसके बारे में पढ़ा। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना ज़रूरी होता है। और ये एनसीईआरटी की बुक में से ही आपके लिए ये फ्रांसीसी क्रांति का मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।